नमस्कार दोस्तों, उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 23 जनवरी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उनके पिता एक पेशे से वकील थे, श्री जानकीनाथ बोस, और माता थी प्रभावती। सुभाष चंद्र बोस एक व्यवहारिक चिंतक, अद्भुत संगठनकर्ता और करिश्माई नेतृत्व के धनी थे। राष्ट्रभक्ति और जनसेवा के प्रति समर्पण एवं अपने कार्य के प्रति असीम आत्मविश्वास के साथ गहन निष्ठा का भाव उनके व्यक्तित्व में इस तरह समाहित था कि उन्होंने बिना झिझक अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया। उस अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था, और ब्रिटेन के विद्रोही कवि अर्नेस्ट जोन्स के शब्दों में कहें तो वह इतना क्रूर भी हो गया था कि उसके उपनिवेशों में रक्त भी कभी नहीं सूखता था। दोस्तों, आइए जानते हैं इनकी स्कूली शिक्षा के बारे में। दोस्तों, स्कूली शिक्षा के पश्चात उन्होंने रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया इंजीनियरिंग की। लेकिन प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश के बाद उन्हें कुछ कारण थे जिनकी वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। कारण क्या था? प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक प्रोफेसर थे ओटो, जो भारतीय छात्रों को घृणा की दृष्टि से देखा करते थे। उन्हें गंवार और जंगली कहकर अपमानित किया करते थे, और यही शब्द सुभाष चंद्र बोस जी को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था, और वे प्रोफेसर के विरुद्ध जाकर कॉलेज में छात्रों के साथ मिलकर हड़ताल की, कक्षाओं का बहिष्कार किया। और एक दिन जब उन्हें मौका मिलता है तो अपने अन्य सहयोगी छात्रों के साथ मिलकर कक्षा में ही प्रोफेसर की जमकर पिटाई कर देते हैं। फिर अंततः क्या होता है? प्रोफेसर ने छात्रों से क्षमा मांगी और इस तरह भारतीयों का अपमान करना बंद किया। लेकिन इस घटना के बाद बोस जी को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहते हैं कि भारतीय होने का अर्थ यह नहीं कि हम गंवार और असभ्य हैं, हम पूरी तरह सभ्य और सुसंस्कृत हैं। इसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। साथ ही मिलिट्री प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिर वर्ष 1919 में अपने पिता की इच्छा के अनुसार वे भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन चले जाते हैं। वहां उनका चयन भी हो जाता है, परीक्षा में चौथा स्थान भी प्राप्त करते हैं। लेकिन उनका यह कहना था कि अंग्रेजों के साथ वह कार्य नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने 22 अप्रैल 1922 को त्याग पत्र दे देते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वो थे स्वामी विवेकानंद थे। वे उनकी शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। बात करें हम चित्तरंजन दास की, तो ये उनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाला। वर्ष 1923 में बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना जाता है। इसी दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के बहिष्कार के संबंध में उन्हें गिरफ्तार किया जाता और यहीं से उनकी जेल यात्रा प्रारंभ होती है। वे कुल मिलाकर 11 बार गिरफ्तार किए जाते हैं, लगभग 15 वर्षों तक जेल में रहते हैं। वर्ष 1925 में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित होने के कारण उन्हें मांडली कारागार में भेज दिया जाता है, जहां वह तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। 1928 में प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। एक बात और रहती है, जो उन्होंने बिना शर्त स्वराज्य
अर्थात स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन के दर्जे की बात कही गई थी। इसके बाद वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन के तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर का विरोध किया। वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय के साथ कांग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न होते हैं। वर्ष 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में बंद सुभाष चंद्र बोस की तबीयत फरवरी 1932 में खराब होने लगती है और इसके बाद उनके इलाज के लिए बहुत ही मुश्किल से जर्मन भेजने के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार होती है। जब वह वियना में अपना इलाज करा रहे थे तो वहां के रह रहे भारतीय छात्रों को आजादी के लिए एकजुट कर रहे थे और इसी यूरोप यात्रा के दौरान ही उन्होंने अपना शोध द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखने का कार्य मिला, जो एक यूरोपीय प्रकाशक के द्वारा था। जब उसमें द इंडियन स्ट्रगल किताब में उन्होंने वर्ष 1920 से 1934 के दौरान होने वाले देश के सभी स्वतंत्रता आंदोलनों को कवर किया और इस पुस्तक को लिखने के लिए उन्हें एक सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। तब उनके मित्र डॉक्टर माथुर ने उन्हें दो लोगों का रेफरेंस देते हैं। बोस उन दोनों की मिली जानकारी के आधार पर पहले उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उससे संतुष्ट न होने के पश्चात उनके पास दूसरी उम्मीदवार 24 वर्षीय ऑस्ट्रियाई युवती एमिली सेंकल को से उनका इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद सेटिस्फाइड होने के बाद उन्हें जॉब दे देते हैं। जून 1934 से सुभाष चंद्र के साथ एमिली सेंकल ने कार्य करना शुरू कर दिया। आगे चलकर एमिली सेंकल के साथ बॉडकास्टिंग में हिंदू पद्धति से सुभाष जी ने विवाह कर लिया और उनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है अनीता बोस। दोस्तों, बात हम करते हैं वर्ष 1938 की 91वां हरिपुरा अधिवेशन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया जाता है। यह नीति जो होती है गांधीवादी के अनुकूल नहीं थी और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को देते हैं। वर्ष 1939 त्रिपुरी 52वां अधिवेशन में बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सितार मैया के खिलाफ अध्यक्ष चुनाव जीतते हैं। गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण बोस ने इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस छोड़कर उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की जाती है। गांधी जी अहिंसावादी विचारों के और सुभाष क्रांतिकारी विचारों वाले थे। ये उनके मतभेद थे। उन्होंने इसके बाद एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और इसका उद्देश्य ये होता है कि अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। वर्ष 1938 में बोस जी ने भारत के औद्योगिक और विकास के लिए पहली प्लानिंग कमेटी का निर्माण मेघनाथ शाह और सारा भाई जैसे विज्ञानियों की मदद से ली थी। इसके बाद हम जानते हैं क्या होता है आजाद हिंद रेडियो का आरंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 में जर्मनी में किया जाता है। इसका उद्देश्य था भारतीयों को अंग्रेजों में स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संघर्ष के लिए प्रचार प्रसार करना। लेकिन इससे पहले वर्ष 1940 में बोस को नजरबंद कर दिया गया था और 28 मार्च 1941 को बर्लिन भागने में वो सफल रहते हैं। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया जाता है और भारत की आजादी के लिए नेशनल आर्मी (INA) का गठन का निर्णय लिया जाता है।
जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचने पर वहां से उन्होंने एक्स शक्तियों धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान द्वारा बंदी बनाए जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों 1942 में जब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के गठन किया गया था और भारत की आजादी के लिए नेशनल आर्मी का गठन निर्णय लिया गया था, तो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आते हैं बोस जी, और उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और INA का नेता बना दिया जाता है, जिसे हम आजाद हिंद फौज कहते हैं। INA का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा द्वारा किया गया था। इसमें मलय यानी वर्तमान में जो मलेशिया अभियान तथा सिंगापुर में जापान द्वारा बनाए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक शामिल थे। आजाद हिंद फौज का जो प्रतीक चिन्ह था वो झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र था। अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को वो बर्मा पहुंचते हैं। इसी के साथ बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना के साथ ही एक महिला बटालियन भी स्थापित की थी, रानी झांसी रेजिमेंट, और इसकी कैप्टन बनी थी लक्ष्मी सहगल। इसी के साथ आजाद हिंद बैंक की स्थापना 1943 में हो गई थी और इसमें 11 देशों ने सहयोग किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून में यानी म्यांमार का शहर से गांधी जी को रेडियो पर संबोधित किया था और निर्णायक युद्ध में आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। 22 सितंबर 1944 को बोस ने आजाद हिंद फौज में भर्ती होने आए युवक युवतियों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 5 जुलाई 1943 सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा उन्होंने यहीं से दिया था। दोस्तों इसी के साथ कहा जाता है कि वर्ष 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद जापान सरकार ने इस बात की पुष्टि भी कर दी थी कि 18 अगस्त 1945 को कोई भी विमान हादसा नहीं हुआ था, इसलिए आज भी यह रहस्य बना हुआ है। लेकिन गुमनामी बाबा के नाम से जाने जाते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस को, जो रहस्यमय तरीके से कहते हैं कि ये वही शख्स हैं सुभाष चंद्र बोस जो गुमनामी बाबा के नाम से मशहूर थे। कुछ ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं जिससे यह साबित होता है कि ये सुभाष चंद्र बोस ही थे जो गुमनामी बाबा का जीवन जी रहे थे। दोस्तों ये एक लिंक है, आप इस लिंक को क्लिक करिएगा तो आपको इस लिंक के द्वारा उस गुमनामी बाबा जी के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारी टॉपिक सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा और उद्भव मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।